मुझे लगता है कि आरोप लगाए गए हैं। और किसी को भी मरना नहीं चाहिए, खासकर अपने शोषक के हाथों। एक सिंगल माँ जो एक सर्वर के रूप में काम कर रही थी, काम पर ही उसकी हत्या कर दी गई। एली हिल के सहकर्मियों और ग्राहकों ने इस भयानक अपराध को अपनी आंखों से देखा। मैं आपको एली हिल के बारे में बताऊंगी, कैसे उन्हें याद किया जा रहा है, और उस आदमी के बारे में जिसे उनकी बेवजह हत्या का आरोपी बताया गया है। लॉ एंड क्राइम में स्वागत है। मैं अंजनेत लेवी हूँ। आप जानती हैं, एलिसा हिल को बहुत लोग प्यार करते थे। उनके कई दोस्त थे, एक बेटी और एक बेटा भी था। एलिसा को सब एली कहते थे, इसलिए मैं भी उन्हें एली कहूँगी। एली बहुत मेहनती थीं और नॉरवुड ओहायो के एक प्रसिद्ध चिली रेस्टोरेंट में सर्वर थीं। ये छोटा शहर सिंसिनाटी से घिरा है। स्काईलाइन चिली सिंसिनाटी की एक मशहूर जगह है। इसके कई स्थान हैं। ये वो जगह है जहां आप अंदर जाते हैं, बैठते हैं और एक चीज़ कोनी ऑर्डर करते हैं, जो कि एक हॉट डॉग होता है बुन में। ऊपर से चिली और चेडर चीज़ डाली जाती है। आप स्पगेटी पर 3-वे चिली भी ले सकते हैं, जो सिंसिनाटी की खास और लोकप्रिय चीज़ है। सेवा तेज और मित्रवत है। मैं आपको यह इसलिए नहीं बता रही हूँ कि खाने के बारे में बात करूँ, बल्कि इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यह समझा सकूँ कि जब एली हिल की हत्या हुई थी तब वहाँ क्या हो रहा था। एली 2 जून मंगलवार को अपनी सामान्य शिफ्ट में काम कर रही थी। ये दोपहर से ठीक पहले का समय था। वो हफ्ते के 7 दिन काम करती थी। इस समय स्काईलाइन चिली बहुत व्यस्त रहता। एली एक ग्राहक के लिए ऑर्डर ले रही थी जब कुछ अकल्पनीय हुआ। नॉरवुड पुलिस का कहना है कि एक आदमी रेस्तरां में चाकू लेकर आया और एली हिल को चाकू मार दिया। 911। हम नॉरवुड के स्काईलाइन चिली में किसी को बुला रहे हैं। एक ग्राहक आया है, ट्रक मैंने उधर लगा दिया है। क्या ये सीने से जुड़ा मामला है? ठीक है, आपने कहा महिला? नहीं, ये एक महिला होगी, सामान्य सी। ठीक है मैम, मैंने उन्हें रास्ते में भेज दिया है। 758। हे भगवान, अभी? लेकिन मुझे लगता है कि वो, मुझे नहीं पता। आपने कहा था उसे सीने में चाकू मारा गया। ये एक जाल है, ये एक जाल है। वो यहाँ नीचे है। जिसने उसे चाकू मारा वो व्यक्ति कहाँ है? वो बाहर थी। ठीक है क्या? जिसने उसे चाकू मारा वो पुरुष था या महिला? वो एक पुरुष था। वो उसका पूर्व प्रेमी था। ठीक है, क्या वो अभी भी वहाँ है? नहीं, वो भाग गया। क्या आपने देखा वो किस दिशा में गया? वो बाहर भागा, लोग उसके पीछे दौड़े। 911, क्या इमरजेंसी है? नमस्ते नमस्ते, मैं नॉरवुड में हूँ। हमारे यहाँ किसी ने इस महिला को अभी अभी चाकू मारा है। लड़की को अभी चाकू मारा गया है। वो आदमी वो अभी दरवाजे से बाहर भाग गया। हमें नहीं पता वो कहाँ है। हाँ, मुझे लगता है कई लोगों ने पहले ही नॉरवुड के स्काईलाइन में कॉल किया है। वहाँ चाकू मारने की घटना हुई है। ठीक है, क्या वो आ रही हैं? उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत है। मुझे नहीं पता, मैं ड्राइव थ्रू विंडो पर हूँ। आप ड्राइव थ्रू पर हैं? हाँ, किसी की मदद के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है। ठीक है, हमारे पास वो है। मदद रास्ते में है। आपको पता है वो कैसे दिखते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। कई लोग बाहर भागे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश की। ठीक है, मैं अंदर लोगों की चिल्लाहट सुन रही हूँ। ठीक है, अच्छा। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं तो मैं अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगी और उन्हें अपडेट कर दूंगी। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मैंने ना एक कॉल के सिर्फ कुछ क्लिप्स ही चलाई हैं। कुछ हिस्से हैं जिन्हें मैं नहीं सुनाऊंगी, जहां डिस्पैचर महिला को आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों के आने तक एली की मदद करने को कहती हैं। ये बहुत डरावना है। आखिरी कॉलर ने बताया कि लोगों ने एली को चाकू मारने वाले का पीछा कर उसे रेस्टोरेंट से बाहर भगा दिया। नॉरवुड पुलिस ने उस आदमी रिक राइट को ढूंढ लिया जिसे एली हिल पर चाकू चलाने का आरोपी माना गया है। वो 37 साल का है और नॉरवुड में रहता था। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने पुष्टि की कि राइट एली का एक्स बॉयफ्रेंड था। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार रिक राइट गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है। वो डकैती की सजा काट चुका है और पहले ड्रग तस्करी में भी पकड़ा गया था। दिसंबर 2025 में उस पर पुलिस अधिकारी पर हमला करने के लिए अभियोग लगाया गया था, लेकिन नहीं लगता कि राइट अदालत में था। उसी महीने राइट पर प्रोबेशन का उल्लंघन का आरोप लगा क्योंकि वह चेक इन के लिए हाजिर नहीं हुआ और अदालत द्वारा आदेशित उपचार में भी नहीं गया। एली हिल्स की एक दोस्त ने lawandcrime.com को बताया कि एली ने रिक राइट को थोड़े समय के लिए डेट किया था। 3-4 महीने कुछ चेतावनी संकेत थे। एली को लगा कि राइट शायद बहुत जुनूनी है।
ब्रूक क्रॉफर्ड ने कहा कि एली ने 1 साल से राइट से बात नहीं की थी और घरेलू हिंसा की शिकार होने पर उसने जरूरी कदम उठाए। लेकिन सुरक्षा आदेशों के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था। एली को सहकर्मियों और आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों की कोशिशों के बावजूद नहीं बचाया जा सका। एली हिल, जो 27 साल की थीं और 2 छोटे बच्चों, एक बेटी और एक बेटे की मां थी, की मौत हो गई। उनकी हत्या कर दी गई थी। उसकी जिंदगी छीन ली गई। पुलिस के अनुसार ये सब एक ऐसे आदमी ने किया जिससे वो थोड़े समय ही मिली थी। गोफंडमी पेज पर लिखा है कि एली अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली थीं और सातों दिन काम करती थीं। वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करती थीं और बीमार पिता की देखभाल भी करती थीं। हत्या के वक्त वो पिता को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वैन खरीदने के पैसे जुटा रही थीं। एली की मां के निधन के बाद अब परिवार को एली की हत्या जैसी दूसरी त्रासदी झेलनी पड़ी है। वे अब उसके 2 बच्चों की देखभाल में लगे हैं। नॉरवुड का स्काईलाइन चिली बुधवार 3 जून को बंद था, लेकिन अब फिर खुलेगा। रेस्टोरेंट के बाहर, जहां आमतौर पर भीड़ रहती है, अब फूलों के गमले और एली के परिवार व दोस्तों के लिए समर्थन संदेश हैं। लोग दुख जताने के लिए वहां रुके। जो कुछ हुआ उससे अब भी हैरान हैं। जब मैं अपने बच्चों के लिए लंच लेने गई थी तो मुझे किसी ने अंदर से कहा कि मुझे तुम्हें रोकना चाहिए और मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी थी, और सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके बच्चों के लिए भी और न्याय व्यवस्था के लिए भी, कि वे अपनी आंखें खोलें और इस बार कुछ करें ताकि उसे जिम्मेदार ठहराया जा सके, ताकि दुनिया के बाकी अत्याचारियों को भी दिखे कि आप ऐसे ही किसी चीज में सीधे नहीं घुस सकते। मैंने प्रार्थना शुरू की और रोने लगी जैसे मैं उसे जानती हूँ। आज भी मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जब भी हम यहाँ आए वो रोती थी। वो बहुत सम्मानजनक थी। उसने मेरे बच्चों के साथ ऐसे प्यार से व्यवहार किया जैसे वो उन्हें जानती हो, जबकि वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। मुझे लगता है कि आरोप तो है, लेकिन किसी को मरने का हक नहीं है, खासकर अपने ही शोषक के हाथों। मेरा दिल टूट गया है। अब कुछ बच्चों की माँ नहीं रही, एक माँ जो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, और जब तक ये दुनिया समझ नहीं जाती कि उनकी मदद के लिए क्या करना है, तब तक ये मुश्किल ही रहेगा। आपने कहा था कि आप घरेलू हिंसा पीड़ितों के आश्रय गृह में काम करती हैं। मैं किसी भी स्थान या किसी भी चीज का खुलासा नहीं कर सकती। लेकिन आप घरेलू हिंसा से परिचित हैं। ये एक बहुत ही बुरी चक्रा है। ये परेशान करने वाला है। कई महिलाएं मदद मांगती हैं। सबसे खतरनाक चीज जो लोग करते हैं वो ये है कि हम शायद उस तरह के व्यवहार को उजागर करने के लिए उन्हें उसी तरह से पेश आते हैं। ये बस एक खतरनाक स्थिति है। आप जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य यही है कि वहाँ से निकल जाएं। उन्हें सुरक्षित जगह रखें जब तक वे संभल ना जाएं, और वहाँ से दूर ले जाएं जहाँ सब कुछ आसान है। बहुत दुखद दृश्य। मैंने स्काईलाइन चिली के पास काम करने वाले और वहाँ के नियमित ग्राहक से बात की। मुझे शुरू में नहीं पता था कि वो कौन था। मैंने फेसबुक पर देखा कि स्काईलाइन चिली में कुछ हुआ है, तो मैंने कहा वाह। लेकिन फिर मैंने सुना कि किसी को चाकू मारा गया है, और फिर पता चला कि किसी की मौत हो गई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी जब तक उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। और जब मैंने ये देखा, तो ये मुझे काफी परेशान कर गया, क्योंकि आप जानते हैं वो बहुत प्यारी थी, आप जानते हैं, और वो सबसे बात करती थी, वो आती थी, और आप जानते हैं बहुत ही अच्छी इंसान थी। तो क्या आप यहाँ अक्सर खाना खाते थे? हर समय। हाँ। वे मेरा ऑर्डर पहले ही तैयार कर देते थे। हाँ, मैं वहाँ बहुत खाता था और उन्हें पता था मैं क्या लूंगा। रिक राइट को हैमिल्टन काउंटी जस्टिस सेंटर में एली की मौत के मामले में गंभीर हत्या और गंभीर हमला के आरोपों में बुक किया गया। उन्हीं आरोपों में उस पर अभियोग लगा है और उसे बिना जमानत हिरासत में रखा गया है। ठीक है, अब इस भयानक मामले को मार्क वीवर के साथ थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वह ओहायो राज्य में एक अभियोजक के रूप में काम करते हैं और कभी-कभी जज के रूप में भी बैठते हैं। मार्क, जब मैंने इस मामले के बारे में सोचा तो मुझे सबसे पहले आप ही याद आए, क्योंकि आपने इतने सालों में बहुत सारे मामलों में अभियोजन किया है। और हमारे पास रिक राइट हैं, जिन पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के कार्यस्थल पर जाकर उसे चाकू मारने का आरोप है। मेरा मतलब है, एक अभियोजक के तौर पर ये आपके लिए क्या मायने रखता है? एक इंसान होने के नाते ये बहुत ही भयानक अपराध है। पढ़ा है कि महिला सब कुछ सही कर रही थी, बच्चों की परवरिश और बिल चुकाने के लिए काम कर रही थी।
अब लगता है कि वो पागल आदमी आया और उसे मार डाला। ये बहुत भयानक है। ऐसी जगह पर ऐसा होने पर अभियोजक के तौर पर मेरे दिमाग में सबसे पहले गवाहों का ख्याल आता है। सही है ना? इतने सालों में जिन अपराधों पर मैंने काम किया उनमें अक्सर सिर्फ पीड़ित और संदिग्ध होते हैं और शायद कोई और गवाह ना हो। मेरे कई यौन अपराध मामलों में बस वही होता है, एक का कहना दूसरे का कहना। अगर आप स्काईलाइन जैसे व्यस्त रेस्टोरेंट में किसी को मारते हैं तो गवाह मिलना तय है और केस साबित करना आसान हो जाता है। साबित करना बहुत आसान हो जाता है। और आप जानती हैं सोशल मीडिया पे चर्चा है कि मेरा मतलब है एली ऑर्डर दे रही थी। वो बस अपना काम कर रही थी, अपनी शिफ्ट में थी, ऑर्डर दे रही थी और रिक राइट आया और उसने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। मुझे यकीन है वहाँ भीड़ थी। मेरा मतलब है नॉरवुड ओहायो का स्काईलाइन काफ़ी व्यस्त जगह है। हाँ, ये एक बहुत व्यस्त सड़क के किनारे है। स्काईलाइंस उन रेस्टोरेंट्स की तरह हैं जहां आप जल्दी जाते हैं, बैठते हैं, चीज़ खोनी या 3-वे खाते हैं और बाहर आ जाते हैं। वे बहुत जल्दी टेबल खाली करके अगले ग्राहकों को बैठा देते हैं। तो ये बिल्कुल ही मेरा मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि एली का परिवार, उसके बच्चे और उसके पिता किस दौर से गुजर रहे होंगे। लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग, स्काईलाइन चलाने वाले लोग और ग्राहक सभी के लिए ये एक भयानक घटना है। हाँ, जब भी हम ऐसे मामलों के गवाहों से बात करते हैं उनमें पीटीएसडी जैसा असर होता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ देखी होती है। मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उसके पिता व परिवार के लिए, लेकिन उन सभी लोगों के लिए भी जिन्होंने ये होते हुए देखा। वे इसे अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में, अगर पूरी ज़िंदगी नहीं तो, याद रखेंगे। और फिर हम अभियोजक के रूप में उनसे आगे आकर उस घटना का वर्णन करने के लिए कहेंगे और फिर बचाव पक्ष के वकील उनसे सवाल करेंगे और यह एक डराने वाली बात हो सकती है। तो इन गवाहों में से कुछ वहाँ सिर्फ कोनी डॉग लेने गए थे और अब उनके पास ये यादें रहेंगी और शायद उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया भी जाएगा। मान लेते हैं कि यह मामला ट्रायल तक जाता है, हालांकि मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो क्योंकि सबूत इतने मजबूत हैं कि मैं सोचता हूँ जो भी बचाव पक्ष का वकील ये केस लेगा वो किसी न किसी तरह की डील करने के लिए जल्दी से अभियोजक के दफ्तर भागेगा। ओहायो राज्य में हत्या का आरोप है जिसमें 15 साल से उम्र कैद तक सजा हो सकती है और एक गंभीर हत्या का आरोप भी है। और ये आरोप तब लगाया जाता है जब अपराध पहले से सोचा समझा होता है। लेकिन इसमें कुछ और बातें भी शामिल होती हैं, कुछ और शर्तें भी होती हैं और उनमें से एक है जैसे कि पीड़ित की उम्र और ऐसी ही दूसरी बातें। क्या आपको लगता है कि ग्रैंड जूरी में अभियोजक इस मामले को प्रस्तुत करते समय इसे बढ़ाकर गंभीर हत्या का आरोप लगा सकते हैं? हाँ, पहली नज़र में नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये सौदेबाजी का अच्छा तरीका होगा। मैंने भी 1-2 बार ऐसा किया है। गंभीर हत्या का आरोप लगाकर बाद में हत्या तक कम कर देते हैं और फिर भी हत्या में दोष सिद्धि मिल जाती है। इसमें सब कुछ तथ्यों पर निर्भर करेगा। मुझे नहीं पता इस आदमी की उम्र क्या है, लेकिन लगता है उसे 20 से 30 साल की जेल हो सकती है। ये काफी हद तक जज पर निर्भर करेगा। ये अभियोजक की सहमति पर निर्भर करता है, लेकिन उसे कड़ी सजा भुगतनी होगी। ये मौत की सजा के योग्य मामला नहीं होगा उन दर्शकों के लिए जो सोच रहे हैं कि शायद मौत की सजा हो सकती है। ओहायो में मौत की सजा है। मैंने मौत की सजा के मामलों पर काम किया है। ये ओहायो में मौत की सजा के योग्य नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा आदमी है जिसका काफ़ी पिछला रिकॉर्ड है। मेरा मतलब है उसके ऊपर प्रोबेशन उल्लंघन का मामला था, कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार एक मामूली हमला, और जाहिर तौर पर वो हमला एक पुलिस अधिकारी पर था। उसने प्रोबेशन का उल्लंघन किया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दिसंबर में हुआ, लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया, जो हैरान करता है। और शायद इसकी वजह ये थी कि ये एक मामूली अपराध था। पुलिस को शायद सीमित संसाधनों में से चुनना पड़ता है कि किस मामले को प्राथमिकता दी जाए। वो, आप जानती हैं, दूसरे अपराधों में पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है। आप जानती हैं, ऐसा लगता है कि अगर उसे दिसंबर में उस प्रोबेशन उल्लंघन के लिए पकड़ लिया गया होता तो शायद ये जज पर निर्भर करता है, लेकिन शायद वो अभी भी जेल में होता। बिल्कुल सही। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब गिरफ्तारी वारंट जारी होता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई में आ जाती है और किसी को ढूंढने के लिए सड़कों पर निकल पड़ती है। ये बात गंभीर अपराधों के मामलों में सही हो सकती है और अक्सर होती भी है।
मामूली अपराधों के वारंट में ये शायद ही कभी सच होता है। ऐसे वारंट बहुत ज़्यादा होते हैं और पुलिसकर्मी बहुत कम, खासकर नॉरवुड जैसे बड़े उपनगर में। आमतौर पे जो होता है वो ये है कि एक वारंट जारी किया जाता है, ये राष्ट्रीय सिस्टम में चला जाता है, जहां जब कोई पुलिस अधिकारी आपको ट्रैफिक अपराध के लिए रोकता है तो वे वापस जाकर आपका नाम चेक करते हैं, वे वारंट्स की तलाश करते हैं। और यही वजह है कि ट्रैफिक प्रवर्तन सिर्फ ट्रैफिक सुरक्षा से कहीं ज्यादा है। ये उन लोगों को ढूंढने के बारे में भी है जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में होना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसे सक्रिय वारंट हैं जैसे इस व्यक्ति के खिलाफ। ये एक भयानक मामला है। मुझे नहीं पता, जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं हैरान रह गई थी। मेरा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर किसी रेस्टोरेंट में जाता है और किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाता है और ये घरेलू हिंसा की स्थिति है, तो ये बहुत कुछ दिखाता है। इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना खुद की परवाह है ना पीड़ित की, और वो कुछ भी करने को तैयार है। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आप सही हैं। जब मैं अगली बात कहता हूँ तो डिफेंस वकील दोस्त मुझे कम पसंद करते हैं। दुनिया में बहुत ही कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दूसरों के खिलाफ गंभीर हिंसा करने या उनकी जान लेने को तैयार हैं। हमें उन्हें अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सलाखों के पीछे रखना चाहिए। ऐसा बाकी सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से मैं हिंसक अपराधों के लिए सख्त अभियोजन और लंबी जेल की सज़ा के पक्ष में हूँ। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सबसे खतरनाक लोगों को सबसे ज़्यादा असुरक्षित लोगों से दूर रखते हैं। हाँ, ये वाकई बहुत भयानक है। सच में बहुत ही भयानक मामला है। आप भविष्यवाणी करती हैं और मुझे लगता है आप सही हैं कि अंत में दोषी ठहराने की याचिका होगी। ये आदमी बिना जमानत हिरासत में है। शुक्रवार को एक और सुनवाई होने वाली है और शायद उस समय वे जमानत तय करेंगे। मेरा मतलब है, उसने पहले ही प्रोबेशन का उल्लंघन किया था और इसके बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था या जो भी हो। तो आप जानती हैं, जो भी जमानत तय होगी वो बहुत ज्यादा होगी। वे चाहे जितनी तय करें, बहुत ज्यादा होगी। हाँ, ओहायो में कुछ साल पहले मतदाताओं ने संविधान संशोधित किया ताकि जज जमानत राशि तय करते समय सार्वजनिक सुरक्षा का ध्यान रखें। मैं आपसे सहमत हूँ, ये जमानत बहुत ज़्यादा है। वो जमानत नहीं कर पाएगा और जेल में रहेगा। जितने गवाह हम सोच सकते हैं वहाँ थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसका बचाव वकील जल्दी से जल्दी समझौता करने के लिए उत्सुक रहेगा, क्योंकि अगर ये मुकदमा अदालत तक जाता है तो जूरी इस आरोपी के खिलाफ बहुत प्रभावित होगी। वे बहुत जल्दी दोषी ठहराने का फैसला करेंगे और जज पर निर्भर करता है। मैं उम्मीद करूँगा कि सज़ा संभावित सज़ा के ऊपरी स्तर पर ही दी जाएगी। हाँ, बहुत भयानक है। मार्क वीवर, समय देने के लिए धन्यवाद। मैं सराहना करती हूँ। धन्यवाद इनेट। बिल्कुल, एल्ली के बच्चों की मदद के लिए एक गोफंडमी पेज बनाया गया है, लेकिन साथ ही स्काईलाइन चिली ने भी एल्ली के बच्चों और उनके परिवार की मदद के लिए एक फंड शुरू किया है। रेस्टोरेंट ने फेसबुक पर कहा कि स्काईलाइन चिली अपनी लंबे समय से काम कर रही सर्वर एली हिल की मौत से बहुत दुखी है। मिस मिज़ला के नॉरवुड स्काईलाइन रेस्टोरेंट की 8-15 जून की बिक्री का 20% एक फंड में जाएगा, जिससे एली के दोनों बच्चों को लाभ मिलेगा। स्काईलाइन चिली ने इस फंड में $25,000 का योगदान दिया। हमारे साझेदार कोका कोला कंसोलिडेटेड ने फंड में $25,000 का योगदान दिया है। आप सभी के समर्थन और दुआओं के लिए धन्यवाद। एक बार फिर रिक राइट को बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है और उनकी अगली पेशी शुक्रवार 5 जून को अदालत में निर्धारित है। यही था इस एपिसोड के लिए लॉ एंड क्राइम का। मैं अंजनेत लेवी हूँ। मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।